बहुत ही घटना। मेरे मामा के घर में रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। रोने की आवाजें, झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें और पानी से उभरती एक भयानक आकृति, इन सब ने मेरी छुट्टी के दिनों को मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बना दिया। ये घटना 2013 की है, जब मैं असम के एक छोटे से गांव मोयांग में अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए रुका था। मेरे मामा का घर गांव के थोड़ा बाहर नदी के किनारे था, जहां दूर दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट से ऐसा लगता था जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अनकहा डर भी छुपा था। जब रात होती थी तो ये जगह रहस्यमय और डरावनी लगती थी। मुझे उस समय इसका अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टी जल्द ही एक डरावने अनुभव में बदलने वाली है, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात जब मैं अकेला नदी के किनारे बैठा था तो मेरी नजर झाड़ियों के पीछे एक परछाई पर पड़ी, जो दिखने में किसी आदमी की तरह तो लग रहा था, लेकिन उस अंधेर में ये समझ पाना मुश्किल था कि वो कौन है। पर मैंने उसे कोई गांव वाला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके ठीक कुछ देर के बाद मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन स्पष्ट थी, जिसको सुनकर पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी के रोने की आवाज है। पर वो आवाज आ कहां से रहा है, ये देखने के लिए मैं यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। हालांकि इस घटना ने मुझे डराया तो नहीं, लेकिन मेरे मन में कई सवाल जरूर छोड़ दिए थे, जो कि दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। क्योंकि उसके ठीक कुछ रातों के बाद मेरे साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। तब रात का दूसरा पहर था, जब मैं बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला, क्योंकि उस घर का बाथरूम घर के बाहर था। उस समय आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिसके बीच में टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला। हालांकि बाथरूम जाते वक्त तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था तब मुझे फिर से झाड़ियों के पीछे से रोने की वही आवाज सुनाई दी। पर यह आवाज पहले से और भी ज्यादा साफ और करीब से आते हुए लग रही थी। इसलिए मैंने टॉर्च की रोशनी को झाड़ियों की तरफ किया और वहां मुझे एक आदमी खड़ा दिखा। लेकिन उस टॉर्च की रोशनी के बावजूद भी उस अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो न जाने कैसे अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे वो किसी जानवर की आंखें हो। ये दृश्य इतना अजीब था कि मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, वो आदमी अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। क्या वो वाकई में हुआ था या वो सब मेरा वहम था। इसलिए उसके अगले ही दिन मैंने इन सब के बारे में अपने मामा को बताया, पर उन्होंने इस बात को टालने के लिए मुझे घर का कोई काम दे दिया। पर उन कामों को पूरा करते करते ये सब मेरे दिमाग से कब निकल गया, ये मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन ठीक उसी दोपहर, यही करीब 3 बजे, जब मैं नदी किनारे अपने कपड़े धो रहा था, तब अचानक मुझे नदी के उस पानी पर किसी का चेहरा उभरते हुए दिखा। यानी कि वो किसी की परछाई थी, किसी ऐसे शख्स की जो उस वक्त ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उस दौरान मैं ये यकीन से कह सकता था कि कोई मेरे पीछे है, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। इसलिए ये देखने के लिए कि वो कौन है, मैं तुरंत पीछे मुड़ा। लेकिन मेरा होश तो तब उड़ गया जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है। जिसकी एक और हैरानी की बात यह थी कि नदी किनारे की गीली मिट्टी पर मेरे अलावा भी किसी और के पैरों के निशान थे, जो कि मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो निशान मेरे पैरों के निशान से काफी बड़े थे। इसलिए मैंने ज्यादा देर ना करते हुए
मामा को वहां बुलाकर उन्हें वो निशान दिखाया ताकि उन्हें मेरे बातों पर यकीन आ सके। पर मैं ये देखकर हैरान था कि उन्हें उन निशानों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके माथे पर एक भी शिकंद नहीं आई थी, जैसे मानो उन्हें पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हालांकि वो मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे चेहरे के डर को देखकर ये कहा कि जिसे मैंने देखा वो दरअसल एक जिन है और वो उस इलाके में अक्सर दिखाई देता है। जिसको कहते हुए उन्होंने ये भी बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि ये सब सुनकर मैं थोड़ा सोच में तो पड़ गया था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं जितने भी दिन वहां रुका था, तब तक मैंने वहां अकेले घूमने की हिम्मत नहीं की, खास करके शाम और रात के वक्त। बल्कि आज भी जब मैं उन घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामा के बातों ने मुझे एक अजीब सा तसल्ली तो दिया था, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें और वो चीखें मेरे मन में आज भी ताजा है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। हम एक ऐसे घर और किराएदार की आप बीती सुनेंगे जिसके बगीचे में एक अनजान कब्र था। पर उस समय ये बात उस किराएदार को नहीं पता था जो वहां रहने आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को निखिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2016 की है, जब मैं पुणे के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लेने गया था। उस समय मैं अपनी नई नौकरी शुरू कर रहा था। शहर के शोर शराबे से दूर शांत और हरियाली से भरा इलाका हमेशा से मेरी पसंद रही है। एक ऐसा घर जहां दिन भर की थकान के बाद सुकून मिल सके। इसलिए जब मुझे ये घर देखने का मौका मिला तो मुझे ये काफी पसंद आया। ये घर मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और सड़कें शांत थी। पड़ोस में भी बहुत कम घर थे और जो थे वे भी एक दूसरे से काफी दूर थे। घर लेते समय मकान मालिक ने बताया था कि ये घर पिछले कुछ समय से खाली है, पर क्यों ये उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि पिछला किराएदार अचानक यहाँ से चला गया। हालांकि ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। घर में एक बड़ी छत थी और पीछे थोड़ी सी खुली जगह भी थी, जिसे मैं गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि घर थोड़ा पुराना होने की वजह से घर के अंदरूनी हिस्से में हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन थोड़े साफ सफाई के बाद ये सब ठीक हो गया। कमरे थोड़े पुराने थे, लेकिन साफ सुथरे और रहने लायक थे। वहां की खिड़कियों से बाहर का नजारा बहुत सुकून देने वाला था। चारों ओर की हरियाली और दूर पहाड़ों की झलक। मैं खुद को ये कहकर तसल्ली देने लगा था कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को घर लौटकर थोड़ा आराम करता। रात को खाना बनाकर खा लेता और फिर सोने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ की रातें कुछ अलग है। ये बात सिर्फ शांत माहौल के वजह से नहीं थी, बल्कि उस शांति में भी एक अजीब सा वजन था, जैसे वहां कुछ और भी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि शायद नए घर और माहौल की आदत ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कुछ रातों के बाद मैंने छत से हल्की हल्की आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई छत पर धीरे धीरे चल रहा है।
पहले मैंने सोचा कि ये शायद कोई बंदर होगा, क्योंकि इस इलाके में बंदर का आना आम बात थी। लेकिन जब ये आवाजें लगातार आने लगी तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो अचानक एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर कुछ भारी चीज गिरा दी हो। अचानक उस आवाज को सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, पर वो किसकी आवाज है ये देखने के लिए मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और छत की ओर जाने का फैसला किया। पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त न जाने क्यों मेरे कदम भारी हो रहे थे। उस समय ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। पर जब मैं छत पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये बड़ा ही अजीब एहसास था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वहां कोई और भी है। इसलिए मैंने घबराहट के मारे जल्दी से नीचे जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पर उस घबराहट की वजह से उस रात में बड़ी ही मुश्किल से सो पाया। हालांकि इसके बाद भी ये आवाजें बंद नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई ठीक मेरे कमरे के बाहर हो, क्योंकि वहां किसी के चलने की आवाज मुझे साफ सुनाई देती थी। कई बार तो मुझे अपने दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का भी एहसास होता था, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। इन सब घटनाओं ने मुझे अंदर तक डरा दिया था, लेकिन मैं इसे अपनी थकान और दिमागी तनाव का असर मानकर खुद को शांत करता रहा। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मैंने गार्डन बनाने का काम शुरू किया। पीछे की खाली जमीन को देखकर मैंने सोचा कि मैं वहां कुछ पौधे लगाऊंगा। ये काम मुझे हमेशा से ही पसंद था। पर एक दिन जब मैं खुदाई कर रहा था तो अचानक फावड़े से कुछ टकराया। पहले मुझे लगा कि ये कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब मैंने मिट्टी हटाई तो मुझे वहां कुछ अजीब सा दिखा। वहां मिट्टी के अंदर कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने धीरे धीरे कपड़ा हटाया, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वह इंसानी हड्डियां थी। उसे छूते ही मानो पल भर में मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर सब कुछ रुक गया हो, क्योंकि मैं अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो किसी इंसान का कंकाल है। पर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से पीछे हट गया और घबराहट के मारे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं खुद उसे सुन सकता था। उस हालत में मैं क्या करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाकर उसे ये सब दिखाया। उसने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जो कि मैंने किया भी। पुलिस ने आकर कंकाल को निकाला और उसकी जांच शुरू की। कुछ दिनों के बाद मुझे उन्होंने बताया कि ये कंकाल किसी महिला का था जो कई सालों से यहाँ दफन थी। पर आखिर वो महिला कौन थी इसका पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई थी। पर कुछ दिनों के बाद उनको, यानी कि पुलिस वालों को, मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस घर का पिछला किराएदार अपने पत्नी के साथ यहाँ रहता था, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी और फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। हालांकि कोई ठोस सबूत तो नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर पुलिस की जांच से ये पता चला कि शायद से उस आदमी ने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे वहां दफनाया होगा। अब ये सच था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक इंसानी कंकाल को अपने घर से निकलता देखकर वहां के माहौल में मुझे घुटन होने लगी थी। हालांकि पुलिस वाले उस कंकाल को वहां से ले जा चुके थे, पर उसके बावजूद भी जब भी मैं अपने कमरे में होता, खास करके रात के वक्त, मुझे फिर से वैसी ही आवाज सुनाई देती, किसी के चलने की। कभी छत से, कभी मेरे कमरे के बाहर से, तो कभी उस गार्डन के तरफ से जहां मुझे वो कंकाल मिला था।
मैं चाहे इसे कितना भी नजरअंदाज कर लूं, पर कुछ पल ऐसे होते थे जब मेरा पूरा शरीर डर से कांप जाता था। हालांकि उस आवाज के आसपास मुझे कोई दिखा तो नहीं था, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस कर सकता था कि वहां कोई और भी है। इसलिए ये सब देखकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज किसी की भी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। हालांकि मैंने वो जगह छोड़ दी, लेकिन आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है जैसे वो महिला अब भी वहां मौजूद है, अपने न्याय की तलाश में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी पसंद आएगा। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ खंडर नहीं होते, वो समय में ठहरे हुए उन पलों के गवाह होते हैं जिनकी कहानियां सदियों से हवा में फुसफुसा रही होती है। ये कहानियां जिन पर यकीन करना तो मुश्किल होता है, पर फिर भी उनके होने का एहसास इतना गहरा होता है कि आप चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कुलधारा सिर्फ एक पुराना वीरान गांव होगा जिसकी भूतिया छवि बस लोगों के दिमाग की उपज है। लेकिन उस रात मैंने महसूस किया कि कुछ कहानियां सचमुच हमारे आसपास जिंदा रहती है। ये घटना 2011 की है, जब मैं पहली बार राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव में गाइड का काम करने गया था। कुलधारा एक रहस्यमय और खंडरों से भरा हुआ गांव जिसे लोग भूतिया मानते हैं। उस समय मैं वहां नया था और ये काम मेरी रोजी रोटी का जरिया थी। हालांकि मैं उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई बातें हैं। पर उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन ठंड के मौसम की शाम थी। सर्द हवा और सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कुलधारा के खंडरों पर गिर रही थी, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थी। मेरे साथ 3 पर्यटक थे, एक दीप्ति और उनकी बेटियां। मैंने उन्हें गांव की कहानियां और इतिहास सुनाना शुरू किया। मैंने बताया कि कैसे पालीवाल ब्राह्मणों ने यह गांव रातों रात खाली कर दिया था और कैसे तब से ये वीरान है। इसलिए जैसे जैसे हम गांव के अंदर बढ़े, हमने वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया, जो कि किसी खंडर जैसे जगह पर महसूस करना एक आम बात है। पर्यटक अपने कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे और मैं उन्हें जगह जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी मेरी नजर गांव के एक कोने पर पड़ी, जहां खंडरों के बीच मुझे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। पहले मैंने सोचा कि शायद और भी पर्यटक वहां होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उस ओर ध्यान दिया, परछाइयां अचानक गायब हो गई। हालांकि मैंने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि ये मेरी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने फिर से वही परछाइयां देखी, पर इस बार वो परछाइयां जैसे हमें ही देख रही थी। उस समय सूर्यास्त होने वाला था। मैंने पर्यटकों को जल्दी जल्दी गांव दिखाने की कोशिश की, ताकि हम अंधेरा होने से पहले वापस लौट सकें। लेकिन तभी मुझे एक खंडर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहां बात कर रहा है। पर न जाने क्यों उन पर्यटकों को इस आवाज का एहसास नहीं हुआ। शायद से इसीलिए क्योंकि वो आपस में बात करने में व्यस्त थे। पर वही मैं दूसरी तरफ थोड़ा सोच में पड़ने के अलावा थोड़ा घबराने भी लगा था। जब हम वापस चलने को हुए और जैसे हम मुख्य द्वार के पास पहुंचे, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
हालांकि उन पर्यटकों का घूमने का सिलसिला पूरा होने के बाद उस रात मुझे उसी गांव के पास रुकना था। मेरा एक छोटा सा तंबू था जो मैंने गांव से थोड़ी दूरी पर लगाया था, क्योंकि अगले ही दिन मुझे कुछ और पर्यटकों को गांव घुमाना था। इसलिए मैंने खाना खाया और जल्दी सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कि कोई मेरे तंबू के आसपास चल रहा है। ये सब मेरे साथ आधी रात के करीब हो रहा था, जहां मुझे किसी के चलने की आवाज़ के अलावा धीरे धीरे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दूसरे साथी होंगे जो मेरी तरह ही वह तंबू डालकर रुके थे। लेकिन हम सभी के तंबू के बीच अच्छा खासा फासला था, इसलिए मैं यही सोचकर बाहर निकला कि मेरे तंबू के बाहर मेरे ही जैसे कोई दूसरा गाइड घूम रहा होगा। पर जब मैं अपने तंबू से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं दिखा। यहां तक कि मैंने अपने हाथ में रखे टॉर्च को भी जलाया, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आया। वहां सिर्फ मेरे अलावा कुछ और तंबू थे। इस चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने तभी किसी को अपने तंबू के पास चलते हुए सुना था। तो आखिर वो इतने जल्दी कहाँ गया ये मैं समझ नहीं पा रहा था। पर फिर भी मैं खुद को संभालते हुए वापस अपने तंबू में चला गया। वहां जाकर सोते हुए मुझे करीब आधा या 1 घंटा हुआ था कि तभी अचानक मैंने फिर से किसी के चलने की आवाज सुनी, ठीक मेरे तंबू के बाहर से, जिसके साथ थोड़ी हंसी की खिलखिलाहट भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा बाहर हंस रहा है। उस हंसी की गूंज को सुनकर मैंने फिर से अपना टॉर्च उठाया और जल्दी से तंबू के बाहर निकला। पर बाहर जाते ही वो हंसी का गूंज धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज अब मुझसे कहीं दूर भाग रही हो। हालांकि मेरे सामने अब भी वहां कुछ नहीं था, पर जैसे जैसे मैं उस आवाज का पीछा करता गया, मुझे अचानक से किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कि रेत के ऊपर मैं साफ देख पा रहा था। जैसे वो खाली पैरों के निशान हाल ही में बने थे। कुछ दूरी तक मैं उन कदमों का और उस हंसी के गूंज का पीछा करता रहा, पर कुछ पलों के बाद वो हंसी की गूंज अचानक से रुक गई और उन कदमों की छाप वो कुलधारा गांव के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही अचानक से गायब हो गए, जबकि बाकी कदमों की छाप मैं अपने पीछे अब भी देख पा रहा था। ये एक ऐसा पल था जिसके होने के बावजूद भी मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि उस दौरान मैं एकदम सुन्न होकर, बाकी दुनिया से सुध-बुध खोकर उन कदमों के निशान को देखकर मैं उनके वहां होने का कोई तर्क ढूंढ रहा था, जो ये साबित कर सके कि वो कदमों के निशान असल में किसी इंसान के हैं। पर नहीं, उन सब का मुझे कोई तर्क नहीं मिला। इस घटना के बाद मैं सोचता हूँ कि क्या इंसानी दायरे के बाहर भी कुछ ऐसा है जिसे हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये सवाल मुझे अपने काम के दौरान आज भी अक्सर डराता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुलधारा की वो रात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी परछाइयाँ वो अब भी वहीं घूमती है। शायद कुछ जगह सच में कहानियों से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विक्रम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।